हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमामी जाफरी एंड यू ऑल आर वाचिंग रिपब्लिक ऑफ बस। आज बेसिकली हम एक नया आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रीजंस जानेंगे, उसके उस चीज़ पे हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए हम वो जानेंगे। और आर्टिकल का टाइटल है हाउ इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड नागालिम नागा हिल्स। क्या है नागालिम, क्या है नागा हिल्स, कहाँ हैं, क्यों इनको ऑक्यूपाई किया गया है, क्यों किस तरीके से इन लोगों पे जुल्म हो रहा है। तो बेसिकली जो नागा के पीपल हैं वो और मंगोलिया साइड से बिलोंग करते हैं और 10th सेंचुरी बीसी में वो वहाँ से माइग्रेट करके नागा हिल आए, जो कि अब नागालिम के नाम से पाया जाता है। सबसे मेन मकसद कि हम लोगों को आज तक लगता है कि हम 14 और 15 और 14 को पाकिस्तान, 15 को इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने दो मुल्कों को आज़ादी ली, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली 3 स्टेट को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान, इंडिया और नागालैंड। अगर नागालैंड को आज़ादी मिली थी तो क्यों इनका जिक्र हिस्ट्री में नहीं आता, क्यों इनका हमें नहीं बताया जाता? क्योंकि आज़ादी ब्रिटिशर्स ने तो दे दी थी, लेकिन शायद इंडिया उन्हें वो आज़ादी नहीं दे पाया। क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, अब हम इसको फर्दर पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जब 10th सेंचुरी बीसी में नागा के लोग, नागा हिल्स जो रीजन है वहाँ पर माइग्रेट करके आए, वहाँ पे इनका बसना शुरू हुआ और बैकग्राउंड इनका जो लगता है वो मंगोलिया से लगता है। नागालैंड को बेसिकली 1881 में ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जब ब्रिटिशर्स ने 1832 में जब वो आने लगे नागा हिल्स की तरफ, तो उनकी जो फाइट थी उनकी, उसके बाद 1881 में नागालैंड को ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि 1930 से पहले ईस्टर्न पार्ट जो नागालैंड का है, जो कि अब बर्मा लगता है, नागालैंड के एरिया जो ईस्टर्न पार्ट है वो अब बर्मा लगता है, 1930 से पहले वहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं पहुँच पाए थे। एक मेमोरेंडम सबमिट करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे साइमन कमीशन ने 1929 में रिप्रेजेंट करा था नागाज की तरफ से, जिसे नागा क्लब कहा जाता है। और 1918 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया था बेसिकली उस एग्रीमेंट में उनकी राइट्स, उनकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। जो मेमोरेंडम ब्रिटिशर्स और नागा के लोगों के दरमियान नागा क्लब के नाम से साइन हुआ था, जिसमें उनकी आज़ादी से रिलेटेड साफ अल्फाज में पॉइंट्स थे, उसमें उनकी इंडिपेंडेंस रिलेटेड एक मेन पॉइंट जिस पे सारा वो मेमोरेंडम बना था वो ये था कि वो इंडिया के अंडर नहीं रहेंगे, उन्हें इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना है, उन्हें एक इंडिपेंडेंस स्टेट चाहिए। 1946 में एक काउंसिल रिफॉर्म की गई जिसे कहा जाता है द नागा नेशनल काउंसिल, NNC, जिसमें उन्होंने ये क्लेम करा कि वो एक इंडिपेंडेंस स्टेट है और एक सोवरेन स्टेट है, जिसे इंडिपेंडेंस मिली अगस्त 1947 में, दैट मीन्स पाकिस्तान के साथ। ये उन्होंने ऐसे ही क्लेम नहीं कर दिया। बेसिकली जो मेमोरेंडम साइन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और नागा के लोगों के दरमियान, उन्होंने एज अ प्रूफ उस चीज़ को पेश किया कि जब ब्रिटिशर्स विड्रॉ होकर गए सब कॉन्टिनेंट से, उन्होंने उनकी टेरिटरी को छोड़ा, तो उन्होंने एक दिन पहले उनको आज़ाद कर दिया था और ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि वो इंडिया के अंडर नहीं रहेंगे इंडिया की आज़ादी से पहले। नागालैंड इंडिया का पार्ट नहीं है, ना उनकी यूनियन का पार्ट है, ना उनकी काउंसिल का पार्ट है, ना उनकी स्टेट का पार्ट है। इनफैक्ट वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अच्छा, एक बात मुझे जो बिल्कुल समझ नहीं आती कि इंडिया को हर चीज़ पे कब्ज़ा करने की क्या आदत है। जिस तरह उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा करा, और आप पहले के आर्टिकल्स में देख चुके हैं जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ पे कब्ज़ा करा, और सिर्फ कब्ज़ा ही नहीं करते बल्कि उनकी इज्जत नामूस की धज्जियाँ बिखेर के रख देते। तो इसी तरह जो उन्होंने नागा के लोगों ने एक कह लें प्रूफ के तौर पे कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते, ना हुए हैं। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जब जाने लगे थे तो उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था, 9 पॉइंट एग्रीमेंट NNC के साथ, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था। लेकिन उसमें एक बात और मेंशन थी कि सिर्फ 10 साल तक, 10 साल मतलब आज़ादी के बाद 10 साल तक का पीरियड एंड होने पर वो इंडिया के रूल्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद वो एक आज़ाद स्टेट हैं या वो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, ये नागा के लोगों का फैसला होगा। ये बात उस मेमोरेंडम में लिखी गई थी, जिस पे नागा के लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, फ्रीली एक्सप्रेस करने का उनके पास 10 साल का मौका था कि वो सोच लें कि वो एक इंडिपेंडेंस स्टेट बनना चाहते हैं या वो
इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो विषय जाहिर कर चुके थे पहले से ही कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, हस्बे मामूल जिस तरह इंडिया की एक आदत है अपनी जैसे यहाँ पे LOC वो तोड़ते रहते हैं, वो अपने वादे तोड़ते रहते हैं, वो अपनी चीज़ें तोड़ते रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान को उसका हक नहीं दिया, उसी तरह नवंबर 9, 1949 में यानी आज़ादी के चंद सालों के बाद इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी ने मिलकर उन पे हमला किया, उन पे कब्जा करा। ऊनो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्मा, जो कि बर्मा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। बर्मा क्या है, ईस्टर्न पार्ट है नागालैंड का। और जवाहरलाल नेहरू मार्च 30 को 1953 में बिना बुलाए, बिना किसी दावत के वहाँ पहुँच गए विजिट करने। उनकी आदत है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ पे कब्जे की आदत हो चुकी है और वो समझते हैं कि हर चीज़ पे वो बढ़तरी हासिल कर लेंगे। नागा के लोगों ने प्रोटेस्ट करा अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन क्या हुआ वो हम आपको आगे इसमें बताते जाएंगे। अच्छा, बेसिकली नेहरू और ऊनो मिलके जो विज़िट के लिए गए थे कि क्या हालात हैं वहाँ के, लोग जुड़ना चाहते हैं या नहीं, नीयत कब्जे की थी, लेकिन वो एक चीज़ को ना, हालात को कि कितने बुरे हो सकते हैं, कितना बुरा और मज़ीद हालात हो सकते हैं, इसको जांचने के लिए रहे। लेकिन उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्होंने देखा कि लोग नहीं जुड़ना चाहते, लोग आज़ादी चाहते हैं। ये उन्होंने देख लिया, लेकिन अब इसके उन्हें चाहिए था कि जो लोग चाहते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम में साइन था कि उन्हें आज़ादी दे दी जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने वहाँ के लोगों को जो एक तहरीक चला रहे थे बेसिकली कि अब हमें आज़ादी चाहिए, उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया, उन्हें अरेस्ट करना शुरू किया, उनका मर्डर करना शुरू किया। बेसिकली इंडिया दूसरों को जो टेररिस्ट बोलता है, टेरर एक्ट हमेशा उनका होता है। और बहुत ही हैरत होगी इस जुमले को सुन के, इस बात को सुन के कि अप्रैल 13, 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स, ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस नागा हिल्स में जाके उनकी वुमेन का रेप करें। ये एक बाकायदा गवर्नमेंटल इशू वो था, जिसे कहते हैं ऑर्डर, जिसको इंडियन आर्मी को दिया गया था, और सिर्फ दिया नहीं गया था, इस पे अमल भी हुआ। और जाहिर सी बात है, जब उनके साथ जुल्म होना शुरू हुआ, उनकी वुमेन का रेप होना स्टार्ट किया, तो वहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट लेटर इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट कराया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेहरू और ऊनो, जो बर्मा के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब वो विज़िट करने गए तो उन्होंने ये फैसला कर लिया वहाँ जाके विज़िट करके। हालांकि उन्होंने किस तरीके के ऑर्डर दिए, उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि ईस्टर्न पार्ट, जो कि अब बर्मा है, वो अब बर्मा का पार्ट हो गया नागालैंड का, वो बर्मा के हाथ दिया, और वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया ने खुद कब्जा कर लिया। बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न उन्होंने डिवाइड करे। ईस्टर्न पे बर्मा ने कब्जा कर लिया, वेस्टर्न पार्ट जो नागालैंड का था उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू, इंडियन हिस्टोरियन और ऑथर के ग्लिम्स वर्ल्ड हिस्ट्री में ये लिखे गए कि ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग थे बर्मा और नागालैंड के, उन्होंने अपनी पावर यूज़ करी, उन्होंने अपनी वेपन्स खुद उठाई। नागा के लिबरल लोगों ने अपनी आर्मी बनाई, अपने ट्राइब्स के लोगों ने सब कुछ अपनी ज़ाती तौर पर, यकीन माने उनके पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी मदरलैंड को इंडिया से बचाने के लिए खुद से एक आर्मी डेवलप करी। और NNC, जो कि उनकी काउंसिल है, नागा काउंसिल, उन्होंने एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड 1956 में रिफॉर्म कर लिया। हालांकि उन पे कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने कर लिया। और इंडिया के जो लीडर थे, जिनका नाम बहुत आता है, महात्मा गांधी, ही स्टेटेड दैट नागाज हैव एवरी राइट टू बी इंडिपेंडेंट। वो नहीं चाहते थे कब्ज़ा हो। कब्ज़ा करा जवाहरलाल नेहरू और ऊनो ने। जब NNC ने फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड 1956 में रिफॉर्म करी, अब इंडिया के लोगों में खलबली मच गई। इंडिया की आर्मी, इंडिया की गवर्नमेंट, जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उनमें एक खलबली से मच गई, बेचैनी हो गई कि ये क्या किया, हम तो कब्ज़ा कर रहे थे, हम कब्ज़ा कर चुके थे, हमने तो उसको इंडिया का पार्ट कर लिया था, आधा बर्मा को दे दिया था, अकेले तो उन लोगों से कुछ होता नहीं है एज़ यूजुअल, तो उन्होंने किसी का सहारा तो लेना था। अब क्या हुआ, क्योंकि और लेकिन इसके इंडिया के ही अगेंस्ट गांधी थे कि उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, ये एक वायलेंस एक्ट है, इसको रुकना चाहिए, उनको आज़ादी का हक है। अब क्योंकि आपस में हो गया, तो उसके बाद आप जानते हैं गांधी जी के साथ क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कई घर जले, कई चर्चेस जले, कई स्कूल टूटे, कई स्कूल जले, और बहुत से मासूम बेजुर्म लोग बहुत बुरी तरह मारे गए। किसके हाथों? जिंदा जला दिए गए, आर्मी और इंडिया की गवर्नमेंट के हाथों। 3rd डिग्री उन्हें टॉर्चर किया गया। आप सोच सकते हैं जिंदा जलाना किस तरह अजियत का काम होता है, लेकिन नागालैंड के लोगों को जिंदा जलाया गया, उनके घरों को आग लगाई गई, उनके चर्चेस को, उनके स्कूल्स को तबाह कर दिया गया। कितनी प्रेग्नेंट औरतों को एब्यूज़ किया गया, उनको धक्के दिए गए, उनको लातें मारी गई। और यकीन माने ज़बान कपकपाने लगती है इस बात को बताते हुए, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि कितना
बेदर्दी से, कितना बेखौफ होके अपना मकाफात अमल भूल के इंडिया जुल्म करता है दूसरों पे। और काबिज तो उनको शुरू से ही आदत है कब्जा करने की, अपना कुछ हासिल नहीं करना। उन्होंने क्या किया, जो फौजी जवानों के सामने कितनी प्रेग्नेंट औरतों को मजबूर किया कि वो बढ़ दें। आप सोच सकते हैं कितना प्राइवेसी का मैटर होता है, कितना एक प्राइवेट इवेंट होता है ये, कि जिसमें आप चाहते हो सिर्फ लेडीज़ हों और आपके घर वाले हों। नहीं, उन्हें मजबूर किया गया कि वो इंडियन फौजियों के आगे अपने बच्चों को पैदा करें। हज़ारों सैकड़ों गांव देहातों को जला दिया गया, खेत उजाड़ दिए गए, कितनी पॉपुलेशन को जंगलों में ले जाके रोन दिया गया, उनकी फसलों को तबाह कर दिया गया, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी होती थी। और हॉस्पिटल तो वो जला चुके थे, और जो मेडिकल केयर दे रहे थे उन चीज़ों को रोक दिया गया कि उन लोगों तक कोई मेडिकल केयर नहीं पहुँचे। कितने लोग, क्योंकि मेडिकल केयर नहीं थी, जो चलो जुल्म में नहीं आए, वो इस वजह से मर गए क्योंकि उन्हें मेडिकल केयर नहीं मिली थी, उनके पास हॉस्पिटल क्लिनिक्स कोई चीज़ नहीं थी। कई डिजीज़ वहाँ फूट पड़ी क्योंकि उनके पास खाने की किल्लत हो रही थी। जो विलेज के बड़े लोग होते थे, जिन्हें आप कह लें कि पंचायत के लोग होते थे, उनको आंखें बांध के ले जाया जाता था, उनके सामने उनकी औरतों की नामूस को तबाह किया जाता था, उनके हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, उनके सर पे पत्थर मार दिए जाते थे, और इनफैक्ट उन्हें एक जिंदा मतलब जलते तंदूर में, खौलते तंदूर में डाल दिया जाता था। आप इस जुल्म बर्बरियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग जुल्म करते थे। किस चीज़ के लिए? कब्जा करने के लिए। मतलब अभी हम तो सिर्फ कश्मीर के इशू को देख रहे थे ना, यार कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। अभी जुम्मतुल विदा पे जो कश्मीर की यकजहती के लिए निकलेगी रैलियाँ, हमें नहीं पता ना, हमने तो सिर्फ कश्मीर सुना, कश्मीर पढ़ा, कश्मीर देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी जैसे मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको नागालैंड का बता रही हूँ कि किस तरह से इंडिया उन पर जुल्म करता था, करता है। अच्छा, इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियंस की बर्बरियत और हवलनाक हाथ से उनका जुल्म, उनका जो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली मैं आपको एक नागा फीमेल गर्ल का एक वाक़या बताती चलूँ, जिसकी वीडियो भी मशहूर है, वीडियो आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से, बेसिकली वो वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, कि किस तरीके से इंडियन आर्मी वहाँ की जवान लड़कियों का रेप कर रही है। और सिर्फ रेप नहीं कर रही, उनकी इज्जत, उनकी नामूस की और मज़ीद धज्जियाँ बिखेरने के लिए, क्योंकि रेप से मज़ीद तो कुछ नहीं, नामूस तबाह होगी ना। लेकिन उनके बड़ों, उनके बुज़ुर्गों, उनके भाई बाप बेटों के सामने उनकी इज्जत को मिसमार किया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी जिनका ताल्लुक़ तंगखुल नागा कम्युनिटी से, जो कि उनका कबीले का है, वो इस चीज़ की विक्टिम है। उनकी वीडियो मौजूद है, जो कि इसमें लिंक आपको मिल जाएगा। उनका नाम रोज़ है। क्या हुआ था ये हादसा कि नागालैंड का एक स्टेट, जो एक तंगखुल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, इंडिया का पार्ट है नागालैंड, ये हादसा उनके साथ 1963 में पेश आया था कि उनको उनके बड़ों के सामने रेप किया गया था। आज जो नागा है वो बेसिकली दो उसमें डिवाइड कर दिया गया, वो डिवाइड था नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक म्यांमार नागा जो कि बर्मा के पास है, ईस्टर्न पार्ट, और दूसरा वेस्टर्न पार्ट जिस पे इंडिया काबिज है। काबिज दोनों ही हैं, बराबर के हकदार दोनों ही हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ से इसको देख रहे हैं। नागास के पास जो मतलब नागा का एरिया जिस पे इंडिया ने कब्जा करा है, वो मज़ीद डिवाइड होता है नागालैंड नागास पे, जो कि मेन स्टेट है जहाँ पर ये सारा जुल्म, ये सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मणिपुर नागाज़, अरुणाचल नागाज़ और आसाम नागाज़। आसाम का नाम अक्सर आप सुनते होंगे फिल्म्स में भी, मूवीज़ में भी, ड्रामे में भी। वो बेसिकली नागालैंड का, नागालैंड का हिस्सा है जिस पे इंडिया ने कब्जा करा हुआ है, वो वेस्टर्न पार्ट है नागालैंड का। नागा की तरह बेसिकली एक और स्टेट है, एक और पार्ट है मेती, जिसमें जिस पर 15 अक्टूबर 1949 पे महाराजा बोधा चंद्रा सिंह ने इस बात को कहा कि फुली और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उनके हुकूक की अथॉरिटी, उनको जुरिस्डिक्शन, बेसिकली उनके इंसाफ अदल की जो उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर्स, उनकी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो लॉ और रूल बना सकें, उनकी पावर गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट की थी। और उन्होंने डोमिनियंस पार्ट है इंडिया की गवर्नमेंट का, मणिपुर, जिस पे कब्जा है इंडियन आर्मी का, है वो नागालैंड का पार्ट, उस पर एक एग्रीमेंट साइन किया था 21 सितंबर 1949 में। क्या एग्रीमेंट था? वो हिस्सा था एरिया का, कि जो एक्चुअल साइज है मणिपुर का, मणिपुर के महाराजा हैं बोधा चंद्रा सिंह, जिनसे बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो मणिपुर का जो एरिया है वो इंडिया के पास कम है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आज
आप काबिज़ मणिपुर जो जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया उसको देखें तो उसके किलोमीटर पर स्क्वायर पर आते हैं 22,327 किलोमीटर्स पर स्क्वायर। मतलब एग्रीमेंट के लिहाज से जो पार्ट उन्होंने इंडिया को दिया वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर था, जस्ट स्क्वायर किलोमीटर वो भी 2000। लेकिन अब जिस पे नागा का और मज़ीद हिस्सा कर दिया गया, जिस पे मज़ीद हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, वो 22,327 किलोमीटर पर स्क्वायर है। मतलब 20,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा। इस चीज़ से ही आप रिलेट कर लें कि किस तरीके से इन इंडियंस की, जिसे कहते हैं ना हवस कब्ज़ा करने की, वो ख़त्म नहीं होती। उन्होंने मज़ीद नागा को जैसे कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े कर दिया, ताकि उनकी पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग कम हो जाएं, वो वीक हो जाएं, वो पूरे नागा पे एक तरीके से कब्ज़ा कर लें। ये इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है, तोड़ो मज़ीद तोड़ो मज़ीद तोड़ो। जैसे ही हम वो चाहते हैं ना कि बलूचिस्तान टूटे, पाकिस्तान कमज़ोर हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म का कॉल है कि कोई पावर सिवाय खुदा के नहीं अंडू कर सकती पाकिस्तान को। नागा के लोगों ने बहुत खून बहाया, जिसे कहते हैं ना बहुत जानें दी अपने बर्थ राइट के लिए कि उन्हें आज़ादी मिले, क्योंकि आज़ादी उनका हक है। उनके पास जो एग्रीमेंट एनएनसी का मौजूद है ब्रिटिशर्स के साथ, वो ये था कि 9 साल तक उन्हें इंडिया के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने, लेकिन 9 साल के बाद उनके पास पूरी हक और आज़ादी है कि वो इंडिया से जुड़ना चाहें। ये नागा के लोगों का वो होगा फैसला, या वो एक अलग स्टेट में रहना चाहें। ये सारे हादसे जो कई सालों से चल रहे हैं, बेसिकली 3 लाख से ज़्यादा नागा के लोगों ने अपनी जानें इसमें गंवाई हैं। सिर्फ जिंदा जलकर, मर कर, उनका 3rd डिग्री टॉर्चर के जिंदा जला देना, वो बर्दाश्त करके, रेप में आकर, गोली खाकर, कत्ल होकर, और भी सर पे पत्थर मारकर, धक्के देकर उन्होंने अपनी जानें गंवाई। जैसे कि मैंने आपको अपने पूरे आर्टिकल में बताया कि किस तरीके से क्या क्या जुल्म उन पर हो रहे हैं उनकी। और इंडिया की एक आदत है कि अगर आपकी चलो आपको जंग करनी है, आपको फाइट करनी है, आप मेल टू मेल करो, नहीं, आपने फीमेल पे करना है। और ये उनको ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उनकी आर्मी को कि आप ये जुल्म करो। मैंने आपको सारा बताया कितना एरिया लीगली इंडिया के पास साइन अप करके दिया गया जो उनके महाराजा ने दिया, और कितना इलीगली, मतलब 20,000 किलोमीटर पर स्क्वायर उन्होंने इलीगली उसको हड़प लिया। और अब वो चाहते हैं कि पूरे नागालैंड पे कब्जा कर लें। और अकेले तो उनसे कुछ नहीं होता ना, यूजुअल मैंने आपको आर्टिकल में बता दिया, बर्मा के साथ मिलकर जो उन्होंने किया, ख़त्म नहीं होती उनकी ज़्यादा, उनकी हवस ख़त्म नहीं होती, और वो कुछ भी हो पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना देते थे। आप इस पूरे आर्टिकल में देखें, आर्टिकल प्रूफ के साथ है, वीडियो की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी कि टेरर एक्ट कौन कर रहा है, कौन बेसिकली जुल्म कर रहा है। और हम सिर्फ, मैं आपको आर्टिकल दे रही हूँ, आप सिर्फ सुन क्यों रहे हैं, आप सिर्फ देख क्यों रहे हैं, आपको उस पर रिएक्ट करना है। हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है शुरू से कश्मीर के से हमें नहीं जोड़ा गया, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, नहीं दिया गया। वो कह रहे नहीं हमारा हिस्सा है, हमें नहीं दिया, हमें कश्मीर का पढ़ाया गया है, हमें पता है। मैंने आपको अपने पास्ट आर्टिकल में बताया छत्तीसगढ़ के बारे में, तो अब हमें पता चला बेसिकली हमें पता ही नहीं है ना, हम अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ ही नहीं है कि वो हिस्ट्री अब हमारा प्रेजेंट भी है, हमारा फ्यूचर बनता जा रहा है कि लोगों को आज़ादी नहीं मिली। और अपने मुल्क के लिए लड़ना इज़ गुड कि आपकी उसमें आता है, पेट्रियाटिज़म में आता है, लेकिन क्यों हम जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्यों हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों पे जुल्म कर रहा है, जो उनका हक़ है उन्हें नहीं दे रहा, और पाकिस्तान को बोलने को वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है। सिर्फ कश्मीर नहीं, छत्तीसगढ़ और नागालैंड जो कि कब्ज़ा कर रहा है, इंडिया उस पर कब्ज़ा कर चुका है और मज़ीद करना चाहता है, हम उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उनके हक़ के लिए रैलियाँ निकालनी चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले। और नागा के लोग बिल्कुल भी इंडिया में रहना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते, वो अपने उस आज़ादी के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और कितनी 3 लाख से ज़्यादा लोग उनकी इस जो आज़ादी की मिशन है उनका, उसमें मर चुके हैं। तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक हमदर्दी के लिए, उनके हक़ के लिए हम उनका साथ दें, हम आवाज़ उठाएं। हम बहुत छोटे पैमाने से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पे वो प्लेटफॉर्म लेके चलें, हैशटैग्स चलें, हम वीडियोस शेयर करें, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करें, उनके लीडर से कांटेक्ट करें कि उन्हें हमारी क्या हेल्प चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम उनका साथ दें, इसलिए नहीं कि इंडिया के हम मुखालिफ हैं तो अब वो मुखालिफ हैं, नहीं, जिस पे जुल्म हो रहा है उस मजलूम को आज़ादी चाहिए। तो अपना आर्टिकल मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिपब्लिक ऑफ बस। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।